दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों हम एल्डिहाइड व कीटोन का अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड कीटोन की हम दो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। नंबर 1 नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और नंबर 2 नाविक स्नेही योगात्मक व विलोपन अभिक्रिया। और हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन की नंबर 3 अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें आपको मैं एक पढ़ा चुका था हेलोफॉर्म अभिक्रिया। मतलब हम एल्डिहाइड व कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिनमें आपको मैं पहली ऑक्सीकरण अभिक्रिया, पहली हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ा चुका था और दूसरी आज हम पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो बी से स्टार्ट करते हैं। बी पढ़ेंगे हम प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण आपको पता ही है। प्रबल ऑक्सीकारक हैं अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं। दोबारा सुन लो, प्रबल ऑक्सीकारक है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ये एल्डिहाइड का, जैसे ये एल्डिहाइड है, आपको ये पढ़ चुके हो पहले भी। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो प्रबल ऑक्सीकारक जो है, ये ऑक्सीजन किससे आया है? प्रबल ऑक्सीकारक से। ये एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस CH बंध के बीच में O एंटर हो जाएगी जो प्रबल ऑक्सीकारकों से आई है। तो प्रबल ऑक्सीकारक एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देते हैं। जब बीच में O आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। और जो कीटोन होते हैं, ये कई बार बता चुका हूं मैं। जैसे मैंने ये कीटोन ले लिया, कीटोन का ऑक्सीकरण से बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण। मैंने कैसे समझाया था, बार बार समझा रहा हूँ। कार्बोनिल समूह के कार्बन को 2 नंबर देना है, इस तरह से नंबरिंग करनी है 1 2 3। पहले इस बंध को तोड़ना है, इधर एक कार्बन है, ये तो आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा कीटोन के ऑक्सीकरण से भी। इधर इस बंध को तोड़ा, इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो। इधर कितने कार्बन हैं? 3। यहाँ से बंध टूटा, इधर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ऐसे ही फिर इस बंध को तोड़ो, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन। इस बंध को तोड़ें तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो दोनों तरफ से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा CH3 C डबल OH। तो जो कीटोन है इसके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा? प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट या नाइट्रिक अम्ल द्वारा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल व कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। ये आपको तीसरी बार पढ़ाया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारकों, प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में केमेनोफोर, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7
व नाइट्रिक अम्ल HNO3 द्वारा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल व कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीकरण। अगर आपने प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल व कीटोन के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक नोट करो। फटाफट नोट करो, फटाफट। अब मेरी बात समझो, आगे नोट कर लिया होगा, जल्दी करो, पोज, वीडियो को पोज कर लिया करो। अब मेरी बात सुनो, आगे सुनो। देखो, एल्डिहाइड जो है इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। CH और बंध के बीच में O घुसता है और हो जाता है। कीटोन का ऑक्सीकरण एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बड़ी कठिनाई से होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं वे एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कर देते हैं, पर कीटोनों का ऑक्सीकरण, भाई प्रबल ऑक्सीकारक जो है वे तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, पर दुर्बल ऑक्सीकारक है तुम्हारे पास, कोई कमजोर ऑक्सीकारक है, तो वो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कर देता है, पर उस पर किसका ऑक्सीकरण नहीं होता है? कीटोन का। क्योंकि कीटोन का ऑक्सीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, तो हम कह सकते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक। बात को आगे सुनना और ढंग से समझना। ठीक है, अब आगे समझो, देखो ढंग से। देखो इधर सामने और समझो, मेरे एक एक शब्दों को सुनो। दुर्बल ऑक्सीकारक, जो भी मैं बात कह रहा था वही लिख रहा हूं। दुर्बल ऑक्सीकारक, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। ठीक है, जैसे नामों को ढंग से सुनो। जैसे टॉलन अभिकर्मक, ये पहली बार सुन रहे हो, अभी मैंने समझाऊंगा सभी। अभी तो ये याद रखो, ये दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे टॉलन अभिकर्मक, कॉमा फेहलिंग विलियन, कॉमा बेनेडिक्ट विलियन, कौन सा? बेनेडिक्ट विलियन। वह सिर्फ अभिकर्मक, मैंने 4 नाम लिए, टॉलन अभिकर्मक, फेहलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, वह सिर्फ अभिकर्मक। ये चारों दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। बेनेडिक्ट विलियन वह सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं, पर कीटोन का नहीं। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं, पर
कीटोन का नहीं। तो जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं जैसे टॉलन अभिकर्मक है, फेलिंग विलयन है, बेनेडिक्ट विलयन है, सिफ अभिकर्मक है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं पर कीटोन का नहीं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले टॉलन अभिकर्मक द्वारा किसका ऑक्सीकरण? एल्डिहाइड का। कीटोन का तो होता ही नहीं है ना। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण ठीक है। अच्छा, तो टॉलन अभिकर्मक द्वारा हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अब बात को ढंग से सुनना, देखो ढंग से सुनो, एक एक बात को समझो। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? ये एक बर्तन है, ये एक परख नली है, इसमें आपने जल भर लिया और उसमें लवण AgNO3 डाल दिया, तो ये बन गया AgNO3 का जलीय विलयन। जल है उसमें AgNO3 लवण डाल दिया, ये AgNO3 का जलीय विलयन है। इसमें हमें अमोनिया डालनी है NH3, तो ये बन जाएगा टॉलन अभिकर्मक। मतलब टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिया गैस इसमें डाली तो अमोनिया युक्त AgNO3 का जलीय विलयन, ये टॉलन अभिकर्मक है। ठीक है, अमोनिया युक्त AgNO3 का जलीय विलयन क्या है? टॉलन अभिकर्मक। AgNO3 के जलीय विलयन में आप अमोनिया डालोगे तो अमोनिया युक्त ये जो विलयन है AgNO3 का, ये टॉलन अभिकर्मक है। इसमें क्या क्रिया होगी? इसमें AgNO3 में इसमें Ag प्लस और NO3 माइनस आयन होंगे कि नहीं होंगे? Ag प्लस से अमोनिया अणु जुड़ करके इस तरह के धनायन का निर्माण करेंगे इस विलयन में। AgNO3 के विलयन में Ag प्लस आयन थे, जैसे ही आप अमोनिया डालोगे तो इस तरह से संकुल आयन बनेंगे। Ag इसमें केंद्रीय धातु है, NH3 इसमें लिगेंड है, इस तरह के एक तो संकुल आयन बनेंगे। एक इसमें ऋण आयन होंगे NO3 माइनस। एक अमोनिया जल से भी क्रिया करेगी, अमोनिया को जल में डालोगे तो अमोनिया जल से भी क्रिया करेगी, NH4 OH आयन बनाएगी, तो इस विलयन में NH4 प्लस और OH माइनस आयन भी होंगे। मतलब मेरे को तो दो आयनों से मतलब है। अब बताओ टॉलन अभिकर्मक में ये धनायन है और OH माइनस आयन भी है। OH माइनस कहाँ से आए? अमोनिया जल से क्रिया करके NH4 OH बनाएगी, जो क्षार है जो जल में OH माइनस आयन देगा। तो अब होगा क्या? ढंग से सुनो। जब आप टॉलन अभिकर्मक में एल्डिहाइड डालते हो, जैसे मैंने ये एल्डिहाइड डाला RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, इसको टॉलन अभिकर्मक में डाला। तो टॉलन अभिकर्मक में आपको पता है ये धनायन है, अब हाल ही समझाया था मैंने, AgNH3 का होल ट्वाइस है प्लस और OH माइनस है, ये है ना। तो जो एल्डिहाइड है इसको ये ऑक्सीकृत करेंगे ये आयन। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यही बनेगा ना। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, पर कार्बोक्सिलिक अम्ल भी जल में H प्लस आयन दे देगा, तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा। तो हम कहेंगे तो ऐसे ही कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, पर वो टॉलन अभिकर्मक में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते ही H प्लस आयन त्याग देगा और कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण कर लेगा। क्लियर? अच्छा, Ag बनेंगे Ag, यहाँ पर Ag प्लस है ही, आपको Ag का अगर ऑक्सीकरण निकालना है तो प्लस ही आएगा, x प्लस 0 बराबर प्लस 1। तो Ag प्लस से Ag बन रहा है, मतलब यहाँ पर Ag का अपचयन हो रहा है चांदी का, Ag प्लस का Ag। जैसे Ag बनेगा तो परखनली के दीवारों पर रजत दर्पण बन जाएगा, चांदी का दर्पण बन जाएगा। अरे टॉलन अभिकर्मक परखनली में भरा हुआ है, उसमें आपने एल्डिहाइड डाला, तो डालते ही Ag बनेगी चांदी, वो परखनली के दीवारों पर जम जाएगी, तो ये चांदी का दर्पण बन जाएगा, जिसको बोलेंगे हम रजत दर्पण। और क्या बन सकता है? अमोनिया बनेगी, NH3 प्लस H2O बनेगा, NH3 प्लस H2O बैलेंस कर लेते हैं, सही है।
बैलेंस करते हैं। तो आप तो ऐसे याद रखो, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, इस तरह से याद कर लो। 1 2 3, Ag 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। NH3 कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लगा दो। अच्छा, क्लियर। अच्छा, ऑक्सीजन गिनते हैं, इधर कितनी ऑक्सीजन है, 3 है ना। एक ऑक्सीजन यहाँ घुस गई है इनमें से, एक ऑक्सीजन यहाँ भी तो चली गई, और यहाँ फिर 2 आना चाहिए तभी तो ऑक्सीजन 3 आएंगी। हाइड्रोजन हो गए इतने 4, तो इधर हाइड्रोजन 4 है, 3 ये रहे और 1 ये रहा। अरे सिंपल समझ लो, इनमें से एक ऑक्सीजन यहाँ चली गई, टोटल 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ चली गई, 2 ये रही। तो इस तरह से ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, पूरी बैलेंस है, ढंग से चेक कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं जो टोलन अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, स्वयं अपचयित होकर। अपचयनित हो रहा है, यहाँ पर Ag का ऑक्सीकरण +1 है, यहाँ 0, स्वयं अपचयित होकर रजत दर्पण बनाता है। सही है। तो हम इसमें सारी बात लिख सकते हैं कि टोलन अभिकर्मक, बात को ढंग से सुनो और समझ लो, टोलन अभिकर्मक होता क्या है, अमोनिया युक्त AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन होता है। क्लियर। अब हाल ही बताया था मैंने, ये अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन होता है। आगे लिख सकते हैं टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बना पर वो H+ आयन त्याग करके कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो गया। तो टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड को, टोलन अभिकर्मक एक दुर्बल ऑक्सीकारक है और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। एल्डिहाइड को, एक एक बात को समझते चलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है तथा स्वयं अपचयित होकर क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। रजत मतलब चांदी का दर्पण बनाता है। क्लियर। अच्छा, एक बार बताओ, टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है या कीटोन का, एल्डिहाइड का। कीटोन का ऑक्सीकरण होता ही नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड और कीटोन है, एक दोनों चीजें एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने पूछा आपसे कि कौन सा एल्डिहाइड है, आप टोलन अभिकर्मक में डाल के देखो। अगर आप एल्डिहाइड डालोगे तो टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके स्वयं रजत दर्पण बना लेगा। रजत दर्पण आप बनते ही कह दोगे कि जो मैंने डाला है वो एल्डिहाइड है। कीटोन डालते तो रजत दर्पण नहीं बनता। मतलब इस अभिक्रिया की सहायता से अगर बुद्धि से समझ रहे हो आप, एल्डिहाइड और कीटोन में भेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। मैंने आपको एल्डिहाइड दे दिया और कीटोन दे दिया, और मैंने कहा कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है बताओ। आपने उनको टोलन अभिकर्मक में डालो। अगर रजत दर्पण बन गया, इसका मतलब टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर रहा है और स्वयं अपचयित हो रहा है। इसका मतलब जो आपको दिया गया है वो एल्डिहाइड है। अगर रजत दर्पण नहीं बना तो कीटोन है। तो बताओ, इस अभिक्रिया के सहायता से दोनों विभेद नहीं कर सकते क्या? तो हम लिख सकते हैं टोलन अभिकर्मक की सहायता से टोलन अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड व कीटोनों में विभेद कर सकते हैं। समझो, हर चीज को फायदे में रहोगे। विभेद मतलब अंतर। एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पूरे को, वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसे नोट करो, जल्दी नोट करो।
ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा टोलन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अब पढ़ेंगे हम फेलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। क्लियर, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो अब आगे पढ़ेंगे हम फेलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फेलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। देखो इधर, फेलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ठीक है, अच्छा, फेलिंग विलयन जो होता है ये 2 बिलियनों का, फेलिंग विलयन जो होता है 2 बिलियनों का समान मात्रा का मिश्रण होता है। मतलब दोनों बिलियनों को समान मात्रा में मिलाएं तो फेलिंग विलयन बन जाएगा। अब वे 2 बिलियन है कौन से? तो जो फेलिंग विलयन होता है यह फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी का समान मात्रा का मिश्रण होता है। समझ लो मेरी बात को, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी दोनों की समान मात्रा का मिश्रण होता है फेलिंग विलयन। यहां तक क्लियर कर लो। 2 बिलियन है अपने पास, एक फेलिंग विलयन ए है और एक फेलिंग विलयन बी है, दोनों को समान मात्रा में मिला दें तो बन जाएगा फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन ए जो होता है दोस्तों ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। ढंग से देख लो, फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फेलिंग विलयन बी जो होता है ये क्षार NaOH का जलीय विलयन होता है। पहले क्लियर कर लो, फेलिंग विलयन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। फेलिंग विलयन बी क्या होता है? NaOH का जलीय विलयन। इसमें अल्प मात्रा में, इसमें NaOH के जलीय विलयन में अल्प मात्रा में रोसेल लवण मिला होता है। ये एक लवण है रोसेल लवण, इसको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं। टार्ट्रेट क्या भी बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इस लवण की संरचना का हमें कोई काम ही नहीं पड़ रहा, तो याद रखें फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, फेलिंग विलयन बी NaOH का जलीय विलयन होता है जिसमें अल्प मात्रा में रोसेल लवण, कोष्टक में लिख लोगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट उपस्थित होता है। तो पहले यहाँ लिखते हैं, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि जो फेलिंग विलयन है, फेलिंग विलयन 2 बिलियनों, फेलिंग विलयन 2 बिलियनों, कौन कौन से? 2 बिलियनों फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी व फेलिंग विलयन बी, 2 बिलियनों फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी का समान मात्रा का मिश्रण होता है। समान मात्रा का मिश्रण होता है। तो फेलिंग विलयन 2 बिलियनों फेलिंग विलयन ए व फेलिंग विलयन बी का समान मात्रा का मिश्रण होता है। यहाँ तक के लिए अच्छा, आगे लिख सकते हैं फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन सही है, तथा
फैलिंग विलयन बी तथा फैलिंग विलयन बी NaOH का जलीय विलयन होता है। सही है, NaOH का जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन होता है जिसमें अल्प मात्रा में कौन सा लवण बताया? रोसेल लवण। अल्प मात्रा में रोसेल लवण कोष्टक में लिख सकते हो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, उपस्थित होता है। अच्छा, अब देखो, जब हम फैलिंग विलयन में एल्डिहाइड डालते हैं तो फैलिंग विलयन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है। ढंग से देखो, ये आपके पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको किस में डाला आपने? फैलिंग विलयन में। फैलिंग विलयन में Cu+2 आयन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फैलिंग विलयन A, ध्यान करो। तो फैलिंग विलयन में Cu+2 आयन है। फैलिंग विलयन में OH- आयन है क्या? ये है OH- भी, क्योंकि NaOH का जलीय विलयन है। तो ये तो ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, आपको पता ही है। एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा, उसमें से H+ निकल जाएगा तो ये बच जाएगा। यहाँ O एंटर होगा, H+ निकल के ये। अच्छा, और फैलिंग विलयन जो है अपचयित होकर के Cu2O का लाल भूरा अवक्षेपन। इसमें Cu का ऑक्सीकरण अंक +2 है और इसमें Cu का ऑक्सीकरण अंक है +1। तो यहाँ पर फैलिंग विलयन का क्या हो रहा है? अपचयन। और ये Cu2O का क्या बनाएगा? लाल भूरा अवक्षेप। तो फैलिंग विलयन अपचयित होकर के Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप बनाएगा और संग में जल बनेगा। बैलेंस कर लो, इधर कॉपर 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। 1, 2 और 5, उसमें क्या था? 1, 2, 3 टॉल नवीकरण वाले में, इसमें 1, 2 और 5 कॉपर बैलेंस। ऑक्सीजन हो गई 5, 5 में से 1 यहाँ गई तो कितनी बची? 4। तो यहाँ पर हम 1 यहाँ गई, 1 यहाँ गई, 2, तो 3 यहाँ लगा देंगे। 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 5 ही हो गई। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? फैलिंग विलयन एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं अपचयित होकर के Cu2O का क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनाता है। तो हम ये बात भी लिख देते हैं, फैलिंग विलयन एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। तथा स्वयं अपचयित होकर Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप बनाता है। अच्छा, एक बात बताओ, फैलिंग विलयन से भी एल्डिहाइड और कीटोन विभेद कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। फैलिंग विलयन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, कीटोन का नहीं। तो एल्डिहाइड के साथ ही लाल भूरा अवक्षेप बनाता है, कीटोन के साथ नहीं। तो आप समझ गए होंगे, फैलिंग विलयन की सहायता से भी एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कर सकते हैं। फैलिंग विलयन की सहायता से एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कर सकते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन में
विभेद अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे कंप्लीट नोट करो। फटाफट कर लिया? अब हम नेक्स्ट क्लास में हैं। हमने पढ़ा टोलन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, फिर पढ़ा फेलिंग विलयन द्वारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बेनेडिक्ट विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ठीक है।